अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, शाहजेब अहमद के साथ 92 न्यूज़ HD पर। आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त आते ही यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जाता है। भारत की जानब से मकबूजा कश्मीर की खुसूसी हैसियत ख़त्म करने और एकतरफा इक़दामात के 3 साल मुकम्मल हो गए हैं। जन्नत नज़ीर वादी कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी कब्जे और जुल्म व सितम के खिलाफ आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहां जहां भी मुसलमान बसते हैं, खासतौर पर कश्मीरी बसते हैं, आज यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाया जा रहा है। मुसलसल देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव चल रहे हैं। अगर डॉलर की बात की जाए या ज़र मुबादला हम देखें तो उसमें कमी हो रही है, लेकिन डॉलर की कीमत में भी कमी हो रही है और रुपए की कदर कुछ बेहतर हो रही है। लेकिन ये अचानक क्या हुआ है, ये सब कुछ हम जानना चाहते हैं। इसके साथ साथ मुल्क में अब 15 दिन की बजाय हर हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तब्दीली की जाएगी, ये कहा जा रहा है वजारत खजाना के जराये के मुताबिक, क्योंकि पाकिस्तान की जानब से IMF की एक और शर्त है जो कि IMF ने आयद की थी, जिसको पूरा करना अभी बाकी है और वो पूरा करेगा पाकिस्तान। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल की जो मुद्दत है उसका तयन किया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो इसका दबाव है खासतौर पर वो हम देखेंगे कि अवाम के ऊपर आएगा। यानी कि इसका जो रिएक्शन है वो अवाम के ऊपर इसलिए आएगा क्योंकि आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव का असर अल्टीमेटली अवाम पर आना है। वो कीमतें बढ़ती हैं तब भी अवाम के ऊपर आना, फिर अचानक जब कीमतों में इजाफा होता है तो फिर अवाम परेशान होते हैं। लेकिन ये वजूहात क्या हैं, ये हम जानना चाह रहे हैं, इसको समझना भी चाह रहे हैं। इस पर बात करने के लिए माहिर मुआशिरत मुजम्मिल हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम मजीद बात करेंगे। मुजम्मिल साहब को खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। मुजम्मिल साहब, हर हफ्ते पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन किया जाएगा, अगर इस फैसले पर अमल दरामद हो गया तो इसका असर तो अवाम पर पड़ेगा। नहीं, देखें, असर इसका अवाम से तो लाजमी बात है पढ़ना है। जो कीमत है वो अवाम ही अदा करनी होती है। मेरे अगर आप मुझसे पूछें तो ये एक अच्छा अमल होगा। इससे अवाम भी सुकून में रहेगी, हुकूमत भी सुकून में रहेगी। एक तो ये कि जो कीमतों का उतार चढ़ाव होगा वो अवाम को फौरन मिल जाएगा। कभी कभार आप देखते हैं कि चीजें जो है गिर रही होती है, लेकिन अवाम की जो 15 दिन और महीने की विंडो होती थी पहले से, तो वो जो है अगर नीचे भी आया था तो अवाम महंगा खरीद, और पेट्रोल की कंपनियां पैसे कमा रही। तो ये जो है एक फायदा है। दूसरा, ये इंटरनेशनली प्रैक्टिस भी यही है। इंडिया में तो रोजाना सुबह 6:30 बजे पेट्रोल का रेट आता है, रात को रेट जो क्लोज होता है अमेरिका में, उसका इंडिया में रोजाना का रेट होता है। इसका फायदा ये हो जाता है कि कभी जैसे हम सब्जी लेने जाते हैं तो वो जो है सब्जी कभी 5 रुपए ऊपर होती है, कभी 2 रुपए नीचे होती है अगले दिन डिमांड एंड सप्लाई में, तो पब्लिक एडजस्ट हो जाती है। ये एक साथ 20-20, 30-30 रुपए जब बढ़ता है या घटता है तो ये उससे जो है बहुत जैसे कहते हैं, कभी अगर गिर रहा है तो पेट्रोल कंपनियों को नुकसान होता है, वो पेट्रोल बेचना छोड़ देती है, ठीक है ना। और अगर कभी बढ़ रहा होता है तब वो बेचना छोड़ देती है, आवाम को फिर जेब में डाका पड़ता है, एक साथ उनको असर पड़ता है। जब 2-2, 8 आने, 1 रुपया, 8 आने, 4 आने, 2 रुपए, 1 रुपये ऊपर नीचे होता है, तो वो एडजस्टेबल हो जाता है हर एक के, तो वो चीजें स्मूथ चलती हैं। अब लेट्स होप कि ये इसको इम्प्लीमेंट कर दें, क्योंकि जब हम भी थे हुकूमत में तो हमारा इरादा था कि हम इसको पूरा कंप्लीटली डीरेगुलेट कर दें। और अगर आप पेट्रोल पंप पे जाएं तो हाई ऑक्टेन की आप कीमत देखते होंगे, हाई ऑक्टेन की कीमत हुकूमत तयन नहीं करती। तो आप देखें कि हर पेट्रोल पंप में अपनी रखी होती है और वो मुकाबला करने के लिए उसको नीचे भी कर रहे होते हैं। अगर कोई जो है 250 का दे रहा है तो कोई 245 का दे रहा है, कोई 245 का दे रहा है, तो फिर आप उसके पास चले जाते हो जो सस्ता दे रहा होता है। तो अगर इसको आप इवेंचुअली डीरेगुलेट कर देंगे तो ये भी एक आवाम को फायदा होगा। कोई अपने फिर मार्जिन से या जिसकी परचेजिंग अच्छी होगी पीछे, उस हिसाब से वो सस्ता। मुजम्मिल साहब, जैसे आप भी जिक्र कर रहे हैं, हम भी ये खैर नोट करते रहे कि जब भी आलमी मार्केट में कीमतों पर असर पड़ता भी है, इसमें कमी आए या इजाफा हो, पाकिस्तान में हम किसी किस्म का कोई असर नहीं देखते, हमारी कीमतें वैसी ही रहती हैं, क्योंकि जैसे कि आप फरमा रहे हैं कि वो 1 महीने के लिए उसका तयन किया जाता है और अब उसकी मुद्दत जो है वो कम भी कर दी गई है, साथ में चेंज भी की जा सकती है। लेकिन सर, साथ साथ दूसरी बात ये भी है कि हम तो डॉलर में कमी देख रहे हैं। क्या ये भी एक वजह है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी आ रही है पाकिस्तान में? नहीं, देखें, डॉलर का ताल्लुक आपकी तिजारती बिल से जरूर है और दरामदी बिल से है। इसके अलावा आपकी कर्ज की अदायगी और ज़र मुबादला के ज़खायर और ज़मीनी आपके जो है जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। तो इस वक्त जो है तमाम चीजें मंफी की तरफ थी और ये परसों 10 रुपये गिरा, कल भी 2-3 रुपये गिरा। उसमें बुनियादी वजह किसी ने ये बताई कि वो अमेरिका ने जो है वो पता नहीं अफगानिस्तान में जो ड्रोन मारा है उसकी वजह से है। कोई कहने लग गया कि जी IMF की डील आ गई है। IMF की डील की तो हम 3 महीने से बातें सुन रहे हैं। बिल्कुल। तो किसी ने कह दिया जी सऊदी अरब से यूं हो रहा है।
वो प्राइमरीली मुझे लगता है ऐसा कि स्टेट बैंक ने कोई इंटरवेंशन की और उसके बाद एक्सपोर्टर से और उन सुनने में आया था कि एक्सचेंज कंपनी से भी छापे पड़े जाके, तो वो वहाँ पे रेगुलेट करने की कोशिश की। पहला सवाल ये कि 240 हुआ, ये तो 200 की कहानी वाला डॉलर था। तमाम चीजें जो 4 महीने आपको बताई उसकी वजह से सेंटीमेंट खराब हुआ है। लेकिन मुजम्मिल साहब, हम ये समझना चाह रहे हैं कि अचानक क्या हुआ है कि डॉलर की प्राइस इतनी नीचे आ गई है अचानक, और उसके साथ साथ पर ये भी देख रहे हैं सोने की कीमत भी नीचे आ गई, फिर स्टॉक मार्केट में हम देख रहे हैं कि मुस्बत रुझान है बिजनेस का भी, लेकिन ज़र मुबादला के ज़खायर जो है इसमें कमी देखी जा रही है। कुछ सिचुएशन मैं चाह रहा हूँ कि आप प्लीज एक्सप्लेन करें कि ये क्या हो रहा है। ये सोने की कीमत तो आलमी मार्केट, जैसे आपको मैंने कहा कि तेल की कीमत आलमी मार्केट में ऊपर नीचे होती है, सोने का रेट रोज निकल जाता है, ठीक है ना। सवाल ये कि जो स्टॉक मार्केट है, स्टॉक मार्केट हमेशा जो है ना थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देखती है, प्राइसिंग करती है। तो ये जो स्टेटमेंट्स आए थे IMF वाले और ये तमाम, तो जो है उनका कॉन्फिडेंस बहाल हुआ है इस पर। कॉन्फिडेंस कह लें, बहुत शैलो मार्केट है, चंद बड़े सरमाएकारों के थ्रू बाजार को जो है खड़ा किया। तो लेकिन ये कि जो डॉलर वाली बात है, वो डॉलर वाली बात में थोड़ा सा मैं कंफर्म इसलिए नहीं हो रहा कि अभी तक मुल्क में कोई डॉलर की नई आमदोरफ्त हुई नहीं है। तो ये जो एग्जिस्टिंग है एक्सपोर्टर्स, उनको जरा सा टाइट किया है इन्होंने, थोड़ा सा एक्सचेंज कंपनी को टाइट किया, और हो सकता है कि थोड़ा सा स्टेट बैंक में जरा मुबादला भी ऐसा हो। तो और जो है उसकी बिना वो जो है तमाम चीजें हुई हो। तो लेकिन ये कभी देखना है, इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि इसमें भी इसी हुकूमत में 210 से 197 हुआ, फिर एकदम वापस ऊपर बढ़ा। तो ये तमाम चीजें देखती है कि ये फ्लोज हमारे किस तरह आते हैं। तिजारती डाटा तो बहुत खराब आया, हमारी बरामदात जो है जुलाई 800 मिलियन डॉलर, और रेमिटेंसेस का देखते हैं नंबर, फिर जून तक जो है करंट अकाउंट सारा $2.5 अरब डॉलर, 2.3 अरब डॉलर का है, जो हमें चीन ने रकम दी थी हमने वो जून में पूरी उड़ा दी। तो यूं देखा जाए तो हमें कोई भी रकम इस पर काफी नहीं पड़ रही। तो ये तमाम भी इशारे नजर में रखने पड़ेंगे कि आने वाले दिनों में हो क्या रहा है। ठीक है, आने वाले दिनों में क्या हो रहा है ये इशारे नज़र में रखने पड़ेंगे। मुज़म्मिल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया और हमें थोड़ा हेल्प आउट किया सिचुएशन समझने में, क्योंकि हम मुसलसल देख रहे हैं कि डॉलर में कुछ कमी भी आ रही है, साथ में जो एक नई IMF की शराइत है वो भी देख रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से, और साथ में क्योंकि अब ये मुद्दत का तयन के हवाले से बात की जा रही है कि अब हर 15 दिन बाद नहीं, अब हर हफ्ते जो है वो कीमत में आप बदलाव देखेंगे पेट्रोलियम में। तो ये अवाम पर इसका असर तो आएगा, लेकिन कुछ मुस्बत भी आ सकता है, मनफी भी आ सकता है। अगर तो आलमी मार्केट में प्राइसेस कम होती हैं तो फिर तो मुस्बत आएगा, लेकिन अगर वो बढ़ जाती हैं तो फिर अचानक पाकिस्तान में भी कीमत में इजाफा हो जाएगा, खासतौर पर पेट्रोल की। तो ये तो बातें हो गई मईशत के हवाले से, और इस वक्त जो मुल्क में ओवरऑल इकोनॉमिक कंडीशंस हैं, जो हमारा डॉलर है और रुपए की कदर है, उसमें कितनी बेहतरी आ रही है, कितनी कमी आ रही है। लेकिन इस वक्त हम ये भी देख रहे हैं कि बेहतरी किसी और चीज में भी आ रही है, जो खासतौर पर बिजली बहरान का मुकाबला करने के लिए कराची के नौजवान है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसे हल निकालें, कोई ऐसा तरीकाकार निकालें कि जो बिजली का बहरान है इसको खत्म किया जा सके या इसको कुछ कम किया जा सके, और इसके लिए कोई नई इन्वेंशंस सामने आए। लेकिन ये समंदर के पानी से बिजली बनाने का तरीका क्या है, हम ये समझना भी चाह रहे हैं, जानना भी चाह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले हमने कभी नहीं सुना कि समंदर के पानी को यूटिलाइज किया जाए और उससे बिजली बनाई जाए। तो इसी पर बात करने के लिए तलबा ने एक ऐसा प्लांट तैयार किया जो समंदर के पानी से बिजली बनाता है, वो हमारे स्टूडियो में मौजूद भी हैं। उनका हम आपको तारुफ कराते हैं और उनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि ये असल में काम करता कैसे। हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में हमजा फरीद और कबीर अहमद शीपा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से दोनों। सबसे पहले मुझे बताइएगा आप में से हमजा कौन है? अच्छा, आप हमजा है। अच्छा हमजा, सबसे पहले तो मुझे बताएं कि ये समंदर के पानी से बिजली की पैदावार, ये क्या आइडिया है? देखिए, जो दुनिया है वो अब जा रही है हाइड्रो पे, हाइड्रो है, टाइडल्स हैं, इस तरफ सोलर है। हम अभी तक फॉसल फ्यूल्स में फंसे हुए हैं, और फ्यूल आजकल आपको पता है कितना महंगा हो चुका है। तो हम बिजली इकोनॉमिक को तो वैसे तबाह कर देते हैं। आप वेस्ट को देखें, वेस्ट हाइड्रो पे जा रहा है, सोलर पे जा रहा है, विंड पे जा रहा है। तो हम अपने टीचर्स के पास गए तो हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि एनर्जी क्राइसिस बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान में, तो आपको इस पे काम करना चाहिए। तो फिर हमने रिसर्च की, सोलर पे की, विंड पे की। तो उसके बाद जब हमने देखा कि हमारी टाइडल्स एनर्जी से हम बहुत अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो जब हम टाइडल्स एनर्जी की तरफ गए तो बहुत सी टाइडल एनर्जी से हम डिफरेंट तरह की कर सकते हैं। तो जब हमने ऑसिलेशन वाटर कॉलम को देखा तो इससे एनर्जी बहुत अच्छी प्रोड्यूस हो रही थी। अच्छा, ये सिर्फ हमें हमारी जो वेव्स हैं वो इतना करती हैं कि
हमें जो है कंप्रेस और डिकम्प्रेस करने में चैम्बर के अंदर एयर को कंप्रेशन और डिकम्प्रेशन करने में जो हेल्प आउट करती है जी। अच्छा। तो जो वो एयर होती है वो हमारी टरबाइंस और अल्टरनेटर्स को मूव करती है। अच्छा, और टरबाइन मूव हो गई तो आपकी बिजली बनना शुरू हो गई। ऐसा ही है। तो ये आइडिया आप लोगों ने जो है वो शुरू किया, लेकिन अगर ये इतना आसान है, क्या इससे इतनी बिजली पैदा की जा सकती है कि हमारा जो बहरान है वो खत्म हो जाए या कम हो जाए एटलीस्ट? हमने ये जो प्रोटोटाइप बनाया है, सिर्फ प्रोटोटाइप 1 किलोवाट तक जो है हम चले गए हैं इस पे। अच्छा। और हमारा कोस्टल एरिया तकरीबन 1050 है किलोमीटर्स। इन केस हम इसको 1 किलोमीटर पे भी एक्सपेंड करते हैं और इस तरीके के छोटे छोटे प्लांट्स लगा देते हैं तो हम बहुत ज्यादा जो है गैप को जो है पूरा कर सकते हैं। एटलीस्ट कराची की बिजली पूरी हो सकती है आराम से, ऐसी पॉसिबिलिटी है कि इलेक्ट्रिक वैसे वापडा से ले रही थी और आजकल तो वो भी खत्म हो चुका है। अच्छा, इसके साथ साथ थोड़ा सा मुझे कबीर ये बताइएगा कि आप लोग कितने टीम मेंबर्स हैं जिन्होंने इस आइडिया पर खासतौर पर काम करना शुरू किया, कितना वक्त लगा, और क्या ये प्रोजेक्ट खासतौर पर कुछ एक्सपेंसिव है इन्वेस्टमेंट्स में? हम लोग 4 ग्रुप मेंबर्स हैं, हमजा फरीद, मैं, शबी उवैस एंड सैयद अब्दुल बासित। साथ हमें सुपरवाइज कर रहे हैं डॉक्टर अब्दुल कादिर। अच्छा। हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर प्रोफेसर हैं वो। और इसके अलावा काफ़ी एक्सपेंसिव तो नहीं है प्रोजेक्ट, ये है कि 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इसमें एक दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर लें तो फिर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट आपको मिलता रहता है। और बिजली इतनी आपको कोई महंगी नहीं पड़ती, जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि यूनिट्स में रोज़ रद्द-बदल हो रहा है, इजाफा हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों का जो खासतौर पर ये प्लांट है, अगर हम इसको थोड़ा बड़े स्केल पे देखें तो ये अगर इसके बड़े प्लांट्स लगा लिए जाएं तो क्या हाइड्रो पावर ऐसी प्रोड्यूस की जा सकती है कि हमारी जो बिजली की पैदावार है उसमें कुछ इजाफा हो जाए? ये एक्चुअली जो स्ट्रक्चर है ये कंक्रीट पे बना हुआ है स्कॉटलैंड में। अच्छा। स्कॉटलैंड में बना हुआ और वो तकरीबन 5000 मेगावाट जनरेट कर रहा है। 5000 मेगावाट जनरेट कर रहा है? यस। बहुत प्रॉपर तरीके से बना हुआ है। ये तो एक छोटा सा हमने प्रोटोटाइप बनाया है और हम कंक्रीट पे बना नहीं सकते थे, तो ये उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है, और इन्वेस्टमेंट हेल्प आउट कोई नहीं करता। बिल्कुल। तो जो हमने ये बनाई है तकरीबन हमें 1 लाख तक पड़ा है। अच्छा, ये भी 1 लाख तक? यस, 1 लाख। ठीक है। ये तो अभी आप लोग क्या आइडिया है, क्या आप लोग ये आइडिया सोचा है आप लोगों ने कि हुकूमत के सामने रखें या किसी के साथ शेयर करें, कोई एनर्जी हमारी मिनिस्ट्री के साथ शेयर करें कि इस तरीके से हम अपनी जो बिजली की पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल, हमने रीच आउट भी किया है। मैंने स्पेशली मेरे कजन होते हैं इधर उधर, तो मैंने उनसे कहा कि इस आइडिया को पिच किया जाए और ऐसे अगर हम प्लांट्स लगा दें तो एक गैप जो है वो पूरा हो सकता है। तो अब जो है हम यही कहेंगे कि इस गैप को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट जो है साथ दे तो मिलके एक चीज़ बहुत अच्छी हो सकती है। थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, आप लोग क्या करते हैं, कहाँ के स्टूडेंट हैं और क्या पढ़ रहे हैं, खासतौर पर क्या डिग्री जब तक मुकम्मल की हैं, फिर जो टीम मेंबर्स हैं आप लोग कितना वक्त लगा ये पूरा खासतौर पर जो प्लांट है तैयार करने में? UIT यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं हम लोग और हम लोगों का अराउंड 1 ईयर इसके अंदर रिसर्च और उसको बनाने के अंदर टाइम इतना लग गया हम लोगों को। 1 साल तक लग गया आपको? 1 साल तक। और सुपरवाइज कर रहे थे आप लोग, प्रोफेसर हैं जो सुपरवाइज कर रहे हैं? एग्जैक्टली। अच्छा, प्रोफेसर अब्दुल कादिर। प्रोफेसर अब्दुल कादिर, ठीक है। अब सर आपको भी सलाम है कि आप लोग जो है वो खासतौर पर स्टूडेंट्स के साथ मिलकर इस तरीके से काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्लांट ये जिस तरीके से तैयार किया गया है इसमें अगर बड़ी इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो बहुत बड़ी एक, क्योंकि हमारे मुल्क में बहुत बड़ा मसला है बिजली की पैदावार का, तो अब तक कुछ ये सोचा है कि ये इस तरीके से बिजली प्रोड्यूस करके, लेकिन प्रॉब्लम तो ये कि ये तो सिर्फ फिर जो कोस्टल एरियाज है सिर्फ वहीं पर हो सकती है। लेकिन अगर हम इसको प्लांट को एक्सपेंड कर दें तो उसके बाद हम इसको ट्रांसमिशन कर सकते हैं, आगे ट्रांसमिट कर हो सकती है। यस सर, क्योंकि आपके विंड पावर प्लांट्स भी दूर हैं, गारों में लगे हुए हैं, इधर उधर लगे हुए हैं, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो यहाँ तक पहुँच रही है, डैम्स आपके हैं, तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसेस आ जाता है। अगर आप एक लार्ज स्केल पे लगाएं तो ये इशू नहीं होगा। कभी सोचा है आप लोगों ने कि आप लोगों के जो अपने घर बिजली आ रही है उस बिजली के बिल से ही बचा जा सकता है, चाहे सोलर की तरफ जाएं या इस तरीके के प्लांट्स को अपने घर के लिए बना लें ताकि आप लोगों को बिजली के बिल ना देने पड़े? ऐसा है, बिल्कुल है, सोलर्स है और इसी को अगर हम लार्ज स्केल पे करें तो हम ला सकते हैं, क्योंकि कराची का कोस्टल एरिया काफ़ी बड़ा है। काफी बड़ा है, और अगर हम डिफेंस को भी दे दें तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, डिफेंस को ये हो सकता है वैसे? बिल्कुल हो सकता है। और कौन कौन से इलाके कवर हो सकते हैं वैसे? आप लोग अभी तक कुछ सोचा है, कुछ प्लान बनाया है? कोस्टल एरिया बहुत बड़ा है, कोस्टल एरिया तो हमारा बलोचिस्तान अगर हम उसको करें तो बलोचिस्तान में भी आपके बहुत ज्यादा क्राइसिस है। अच्छा, आप लोगों ने इसमें भी खासतौर पर रिसर्च की होगी कि पाकिस्तान में जो खासतौर पर जो हमारे समंदर की लहरें हैं या जो टाइड्स हैं उसमें इतनी पावर है, आप समझते हैं कि वो इस बिजली को प्रोड्यूस करने में इतने हेल्प आउट कर सकती हैं? बिल्कुल पावर है इसके अंदर, और ये हम लोगों ने टेस्ट भी किया है तो उसके अंदर कोई ऐसे इश्यूज हम लोग को पेश नहीं आए।
यही कि 6 आवर्स और 6 आवर्स की टाइड्स, हाई टाइड्स और लो टाइड्स का फ़र्क पड़ता है ज़रूर थोड़ा सा, मगर उस पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता ये। अच्छा, उससे इतना फर्क? हाँ, ये 24/7 है। टाइडल्स आपकी 24/7 हमारी मुसलसल चलती चली जाएंगी। अब वो कभी आती हैं रफ आ जाती हैं और कभी स्मूथ हो जाती हैं, लेकिन उससे हमारा फर्क नहीं पड़ेगा उस चैम्बर में। हमें सिर्फ इतनी टाइट चाहिए कि वो हमारी जो चैम्बर के अंदर एयर है उसको कंप्रेस कर दें। जहाँ एयर कंप्रेस हो गई हमारे टरबाइन में वो होना शुरू हो और अगर वो एयर कंप्रेस हो गई और फिर डीकंप्रेस भी इसको करना होगा, डीकंप्रेस ये प्रोसेस चलेगा? यस बिल्कुल। वे भी कंप्रेस और डीकंप्रेशन का काम कर रही है। ठीक है। अभी आप लोगों ने जो खासतौर पर ये, क्योंकि ये तो अभी मेरे ख्याल में एक आप लोगों का पायलट प्रोजेक्ट है जिस तरीके से आप लोगों ने ये किया है, इस पर कितनी मेहनत लगी? खासतौर पर जो आपके टीम मेंबर्स थे उसमें से किसका क्या किरदार था, क्या रोल था? आप क्या कर रहे थे, आप क्या कर रहे थे, बाकी टीम मेंबर्स का क्या किरदार था? इस सवाल से थोड़ा सा बताइए। हम 2 मेंबर्स जो थे वो जनरेटर, जो हमारा ऑल्टरनेटर था उसकी डिजाइनिंग में लगे हुए थे, क्योंकि वो भी हमने एक्सेल फ्लेक्स बनाया है कि हमें लो आरपीएम में जो है अच्छा रिजल्ट्स मिल जाए। और 2 मेंबर्स जो है इसके ब्लेड्स, जो इसके हमारे प्रोपेलर्स हैं उस पे लगे हुए थे, क्योंकि जो हमारी इनलेट और आउटलेट होगी एयर की, उसमें जो डायरेक्शन है हमारे प्रोपेलर्स की वो वन साइड होनी चाहिए। तो हमने जो ब्लेड्स बनाए वो यूनिडायरेक्शनल बनाए। यूनिडायरेक्शनल बनाया? यूनिडायरेक्शनल टरबाइन है। उसके अंदर ये होता है कि अगर आपकी एयर कंप्रेस और डीकंप्रेस हो, जो आपके प्रोपेलर की मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल रहती है, एक ही तरफ मूव करता रहता है आपका प्रोपेलर। अभी जो हम फुटेज दिखा रहे हैं थोड़ा सा बताइएगा, ये हम उसी की फुटेज दिखा रहे हैं साथ साथ? जी बिल्कुल, ये स्ट्रक्चर और ये जो आप ये सारा काम हो रहा है मेरे ख्याल में, ये जो आप लोग ड्रिलिंग हो रही है। अच्छा, और ये आप लोगों ने सब टीम मेंबर्स हैं, जो बाकी टीम मेंबर्स हैं उसके वाले से भी आप बता रहे थे कि उनका क्या इसमें खास किरदार था? शबी उवैस जो है हमारे टीम लीड हैं, वो आ नहीं पाए आज, तो ही इज़ वेरी टेक्निकली स्ट्रांग हैं वो, और कंटेंट भी बहुत अच्छे कंटेंट राइटर भी हैं और टॉपर भी हैं माशाल्लाह से वो। अच्छा, माशाल्लाह। और बासित जो है ही इज़ इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर से उनका ताल्लुक है, हम पावर के हैं, तो वो जो है इलेक्ट्रॉनिक्स को लेके बहुत ज़्यादा वो थे। इन्वर्टर जैसे उन्होंने डिज़ाइन किया प्रॉपर तरीके से, और हमें हेल्प आउट किया इन्वर्टर, और तो ऐसे हेल्प करते हैं पूरे प्रोजेक्ट में एक साथ ही थे। लेकिन मुझे ये बताएं, अगर ये इतना आसान था, ये पहले आइडिया किसी को क्यों नहीं आया कि समंदर की जो टाइड्स हैं उसके थ्रू ऐसे बिजली पैदा की जा सकती है? मेरे ख्याल से आइडिया तो आया होगा, शायद बना भी हो, लेकिन हमारी गवर्नमेंट और दूसरी यूनिवर्सिटी जो है इस तरीके से बूस्ट अप नहीं करती। जैसे हमें जो है हमारी मिस सोनिया ने किया, उन्होंने अप्रिशिएट किया हमें, तो मुझे लग रहा है कि हमारे इंजीनियर्स सब बनाते हैं। हमारे इंजीनियर्स ने बहुत प्रॉब्लम सॉल्व की हैं, लेकिन सपोर्ट नहीं मिलती हमें। बिल्कुल, एक तो फाइनेंशियली उनको जब वो सपोर्ट नहीं मिलेगी तो कर नहीं पाएंगे। आखिर में क्या कहना चाहते हैं, मुस्तकबिल में आप लोग क्या करना चाहते हैं, क्या प्लान है खासतौर पर इस प्रोजेक्ट को लेकर? अगर हमें जो है कोई सपोर्ट मिलती है तो इंशाल्लाह हम इसको आगे फर्दर लेकर जाएंगे और इसको इम्प्रूव करेंगे। और दूसरी चीज़ ये है कि हम जो है गवर्नमेंट से ये कहते हैं कि हमारे इंजीनियर्स बहुत काबिल हैं, और वो जो एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसमें जो है उनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। ठीक है, आपके इंजीनियर सब कुछ कर सकता है, उसके बाद इतनी कैपेबिलिटी है कि वो हर चीज कर सकता है, लेकिन गवर्नमेंट सपोर्ट हमको हासिल हो, फाइनेंशियल सपोर्ट हासिल हो, और मोरल सपोर्ट तो आप लोग टीचर्स आप दे रहे हैं, ऑलरेडी दे रहे हैं, और वो बहुत जरूरी है, उसके बगैर तो कोई प्रोजेक्ट पॉसिबल नहीं है। थैंक यू वेरी मच हमजा फरीद और कबीर अहमद, हमें ज्वाइन किया शो में, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मुलाकात करके, बात करके, और ये जान करके इस तरीके से हमारे जो इंजीनियर्स हैं, हमारे जो खास स्टूडेंट्स हैं, वो ऐसा काम कर रहे हैं जो काबिल तारीफ है, जिसको सराहना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हाईलाइट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस तरीके के प्रोजेक्ट्स ही आगे चलकर मेगा प्रोजेक्ट्स बन जाते हैं। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का वापस आते हैं, कुछ मजीद सेगमेंट्स हैं जो प्रोग्राम में शामिल करना है। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सब सवेरे पाकिस्तान शाहजेब अहमद के साथ। तो प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर बात करेंगे कुछ पॉलिटिकल सिनेरियो की, कुछ पॉलिटिकल मामलात की। इकोनॉमिक कंडीशंस तो हम देख रहे हैं इस वक्त मुल्क की जो सूरत हाल है वो आपको हमने आगाह भी किया, लेकिन पॉलिटिकल इस वक्त का सिचुएशन क्या है, पॉलिटिकल कंडीशंस क्या है। काबीना ने ममनुआ फंडिंग के मामले पर पीटीआई क़यादत के खिलाफ पॉलिटिकल पार्टी ऑर्डर 2002 के तहत कार्रवाई का फैसला किया है, और ख़ास तौर पर हुकूमत ने पीटीआई पर पाबंदी लगाने की जो कार्रवाई है उसको शुरू कर दिया है, इसका फैसला कर दिया है शुरू करने का। ममनुआ फंडिंग के इस फैसले के तहत डिक्लेरेशन सुप्रीम कोर्ट भिजवाने की मंजूरी भी दे दी गई है, जबकि काबीना इजलास में FIA और वजारत दाखिला को मामले की तहकीकात की हिदायत भी की गई है।
दूसरी जानब हम ये भी देख रहे हैं कि पीटीएम ने इमरान खान की नाअहली के लिए इलेक्शन कमीशन में रेफरेंस दायर कर दिया है और मतन में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि साबिक़ वज़ीर आज़म ने तोशा खाना से मिलने वाले तहाइफ असासों में ज़ाहिर नहीं किए। तो ये जो मामला चल रहा है खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट में अब जा रहा है, तो इस मामले को समझने के लिए हमने रब्ता किया है, हमारे तज्ज़ियाकार हैं अदनान आदिल साहब, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त पीडीएम क्या चाह रही है और पीटीआई क्या चाह रही है और ममनुआ फंडिंग केस के बाद ये इलेक्शन कमीशन के फैसले की जो रिपोर्ट है वो सामने आने के बाद अब मामला किस तरफ जा रहा है। अदनान साहब आपको खुशामदीद कहेंगे सबसे पहले पाकिस्तान में। अदनान साहब, आपको क्या लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत कोशिश कर रही है इमरान खान के गिर्द जो घेरा है उसको तंग किया जाए और हुकूमत पीटीआई पर अब तो खैर पाबंदी लगाने का जो फैसला है वो भी कर रही है, तो आपको लगता है कि ये पाबंदी लगाई जा सकती है पीटीआई पर? आप सही कह रहे हैं कि घेरा तंग कर रहे हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि केस इतना कमजोर है कि पीटीआई पर तो पाबंदी नहीं लग सकती, लेकिन इमरान खान के खिलाफ ये कोई फैसला लेने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हमने रवैया देखा है कि जब से ये मौजूदा राजा सुल्तान जो हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने हैं, उन्होंने ज्यादातर फैसले, भारी अक्सरियत जो फैसले किए हैं वो इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ किए हैं। अब भी जो फैसला आया है खासा कमजोर है, नकाइस हैं इसमें फंडिंग के हवाले से जो उन्होंने उसमें हकाइक लिखे हैं, लेकिन जब जाहिर है कि इसमें टाइम लगेगा। फिलहाल तो पीडीएम के पास एक बयानिया आ गया जो पंजाब के ज़िमनी इलेक्शन हुए थे और उसमें बहुत ही बुरी तरह शर्मनाक किस्म की शिकस्त हुई थी पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुश्तरका उम्मीदवारों को। उसके बाद ये डिप्रेशन में थे और इनके पास कोई बयानिया नहीं था, क्योंकि महंगाई भी बहुत ज़्यादा थी, ऊपर से इनको शिकस्त भी हो गई, तो वह हमको ये क्या कहते। ऊपर से इमरान खान जो है उनकी यलगार थी, इनके करप्शन केसेस पे इन्होंने एनआरओ लिया। आपको पता है कल एनआरओ का तरमीमी बिल पास हो गया है पार्लियामान से, जिसमें कहा गया है कि 50 करोड़ रुपए तक की जो करप्शन है उस पर इंक्वायरी नहीं हो सकेगी, नैब उस पर इंक्वायरी नहीं कर सकेगा। तो एक तरह से सारे केसेस इन्होंने इमरान खान के खिलाफ एक शोर शराबा मचाकर फंडिंग केस का अंदर खाते अपने केसेस जो हैं वो ठप करा दिए हैं। यानी जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है शहबाज शरीफ का, उसकी समाअत ही नहीं हुई, पता ही नहीं चला कि वो कहाँ चला गया। तो ये एक सियासी टैक्टिक्स हैं, मेरा ख्याल में इनको पाबंदी शाबंदी नहीं लगेगी, अलबत्ता ये इनको इस तरह उलझाएंगे और इस तरह मीडिया पे प्रोपेगेंडा करेंगे, रोजाना 10-10, 12-12 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करके एक जारहाना पॉलिसी इख्तियार की जाएगी इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि बयानिया खत्म हो गया था। इलेक्शन कमिश्नर को हिदायत थी कोर्ट की कि और अदनान साहब इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन में भी जो इमरान खान की नाअहली के लिए रेफरेंस दायर किया गया है कि उन्होंने तहाइफ छुपाए हैं, क्या आप समझते हैं ये भी कुछ मुश्किलात पैदा कर सकता है या इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा? देखिए, टेक्निकल बुनियादों पर हो सकता है, जिस तरह एक उन्होंने मेरे ख्याल में डिफेक्टिव सा फैसला फंडिंग केस पे दिया है वो इमरान खान के खिलाफ भी दे सकते हैं, क्योंकि मकसद ये होता है कि फिलहाल तो एक बयानिया बन जाएगा ना, जब फैसला आएगा उसके बाद अदालतों में जाएं, केस लड़ें, लंबा काम चले, तो 3-4 महीने तो फिर मिल जाएंगे इमरान खान के मुखालफिन को कि वो मीडिया में उनको उनके खिलाफ बातें करें, उनको बुरा भला कहें, उनको जहर उगलें। तो यही इसका मकसद जो है वो सियासी है। और आपको मैं ये बताऊं कि 2 ऐसे बड़े वाक़यात हैं जिनका पाकिस्तान की सियासत पे बड़ा असर होगा। ये तो हमें चीजें सामने नजर आ रही हैं ना, लेकिन जो ड्रोन अटैक हुआ है अमेरिका का काबुल में और अयमन अज़वाहिरी जो हैं जिसमें वो कहते हैं कि जहां भाग हुए हैं, ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है जिसके पाकिस्तान की कौमी सियासत पे असरात मुरतब होंगे। 2 नवंबर में हमारे आर्मी चीफ जो हैं मोहतरम कमर बाजवा रिटायर हो रहे हैं, तो उसके बाद क्या फैसला होता है, क्या उनको तौसी मिलती है, क्या नया आर्मी चीफ आता है, उसका असरात भी जो है पाकिस्तानी सियासत पे बहुत गहरे होंगे, क्योंकि पाकिस्तानी सियासत में इस्टेब्लिशमेंट का बहुत अमल दखल है। तो अब देखना ये है कि ये सब काम करेंगे, क्योंकि नवाज शरीफ ने जब ज़िमनी इलेक्शन में शिकस्त हुई और 15 सीटें 20 में से ये हार गए और 2 बड़ी मुश्किल से जीते हैं, जिसका जो काफ़ी मशकूक हैं, तो अब हमजा शरीफ को वहाँ पे बुला लिया गया है लंदन। हमजा शहबाज लंदन चले गए हैं डिस्कशन के लिए कि ये सूरत हाल जो है इससे किस तरह निपटा जाए, और पंजाब की हुकूमत भी चली गई। तो इसमें इन्होंने जारहाना पॉलिसी इख्तियार करने का फैसला किया है। और एक फैसला ये भी है कि किसी वक्त पार्लियामान में बिल पेश किया जाए और नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली को ख़त्म किया जाए आईनी तरमीम के जरिए, ताकि नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आएँ और इलेक्शन कैंपेन चलाएं, क्योंकि ये समझते हैं कि अब इमरान खान को काबू करना मौजूदा लीडरशिप के हाथ में नहीं है, अवामी सतह पर
ठीक है, टेक्निकल सतह पे इलेक्शन कमीशन से, अदालतों से हो सकता है ये कोई फैसला ले लें, लेकिन आवाम में जो उनकी मकबूलियत है उसको हैंडल करने के लिए ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ आए, वो जलसों से खिताब करें। तो एक ये भी तजवीज़ इनके ज़ेर गौर है। बहरहाल और अदनान साहब, इसके साथ साथ एक टर्न हम ये भी देख रहे हैं, एक बड़ा अहम पॉइंट मैं ये भी देख रहा था कि जावेद लतीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि आप चंद हफ्तों में नवाज शरीफ साहब को अवाम की खिदमत करता देखेंगे। इससे खास तौर पर उनकी क्या मुराद है? ये एक नफ्सियाती बात भी है, कई दफा कह चुके हैं पिछले 2-3 सालों में ना, कई मरतबा नून लीग के लीडर कह रहे हैं बस वो आने वाले हैं, बस वो आने वाले हैं। अपने सपोर्टर्स और हामियों को हौसला देने के लिए और एक नफ्सियाती सतह पर प्रोपेगेंडा करने के लिए ये बात की जाती है। लेकिन अब इस बात पे संजीदगी से गौर हो रहा है, क्योंकि ये सब जो ज़िमनी इलेक्शन बुरी तरह हारे हैं, उसके बाद ये समझते हैं कि सूरत हाल को सिर्फ नवाज शरीफ संभाल सकते हैं। पता नहीं वो भी संभाल पाएंगे या नहीं, लेकिन इनका ख्याल है कि अगर नवाज शरीफ आ जाएं, जलसों से खिताब करें, लोगों से मिलें, तो शायद जो नून लीग की गिरती हुई पोजीशन है पंजाब में उसको सहारा मिल जाए। और इसी तरह इमरान खान के खिलाफ ये फंडिंग केस, आप देखिए फंडिंग केस में टोटल जो रकम इन्वॉल्व है वो 50-60 करोड़ है। 50-60 करोड़ टोटल फंड्स का कोई 5% भी नहीं बनती। और उस जमाने में 2012 10 साल पहले की बातें हैं, जबकि इनके खिलाफ तो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, वो जिक्र ये गोल कर गए हैं। इतना इन्होंने कहा है कि इतनी गर्द उड़ाओ कि किसी का भी चेहरा नजर ना आए, क्योंकि अपने केसेस को दबाना मकसूद था, एनआरओ लेना मकसूद था कि जो दही भल्ले बेचने वाले के नाम पे, पापड़ बेचने वाले के नाम पर जो अरबों रुपए के ट्रांसफर्स हुए हैं, अकाउंट्स निकले हैं, पीपल्स पार्टी के जो लीडर्स हैं वो भी, उनके केसेस भी पेंडिंग चले गए, तारीखों पे तारीखें चली गई, कोर्ट्स में समाअत नहीं हुई और फिर उनका कोई फैसला नहीं हो सका। यही शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज का हुआ है। लेकिन इमरान खान की जेब में तो कोई पैसा नहीं गया। पीटीआई के जो फंड्स में पैसे आए और पाकिस्तान से बाहर जो लोग मुकीम हैं उनके जरिए आए, तो उनमें किसी की बीवी अगर इंडियन है उसके अकाउंट से पैसे आए तो उन्होंने कहा जी कि ये तो आधे पैसे इंडियन नेशनल के हैं, हालांकि मियाँ बीवी का ज्वाइंट अकाउंट है और पाकिस्तानी नेशनल ने पैसे भेजे हैं। इसी तरह किसी पाकिस्तानी ने वहाँ पे डिनर किया और बहुत से लोगों ने उसमें चंदा दिया, उस चंदे को एक बंदे की जो कंपनी थी उसके अकाउंट से पाकिस्तान में ट्रांसफर किया गया, तो उसको इन्होंने कह दिया कि गैर कानूनी है, क्योंकि कंपनी की तरफ से फंड नहीं लिया जा सकता। जबकि उस जमाने में जब वो फंड ट्रांसफर हुआ ये लॉ नहीं था, ये लॉ बाद में बना। तो ये टेक्निकल खेल रहे हैं और मकसद इसका सिर्फ सियासी है कि इमरान खान को अवाम की नजरों में गिराया जाए, उनकी मकबूलियत को कम किया जाए। अब देखना यह है कि क्या अवाम इनका ये बयानिया कबूल करते हैं या नहीं करते। अवाम कबूल करते हैं नहीं करते। दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं वफाकी हुकूमत ने फैसला कर लिया इमरान खान के साहब के खिलाफ जो कार्रवाई है उसको शुरू करने का। लेकिन सर मुझे ये बताइएगा, क्योंकि पहले हम देख रहे थे शेख रशीद साहब भी बातें कर रहे थे, काफ़ी रहनुमा इशारे दे चुके हैं कि बहुत जल्द इलेक्शन होने वाले हैं। अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, आप समझते हैं कि नून लीग जहां खड़ी थी अब से कुछ दिनों पहले, क्योंकि महंगाई जैसा कि आप भी जिक्र कर रहे हैं, महंगाई का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था जिसकी वजह से हमने जो इलेक्शंस देखे हैं खासतौर पर पंजाब के भी, उसमें भी नून लीग को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये जो नैरेटिव अब नया बिल्ड किया जा रहा है खासतौर पर इस ममनुआ फंडिंग केस के बाद, आप समझते हैं इससे नून लीग को बड़ा फायदा पहुंचेगा उनकी सियासत को आने वाले इलेक्शंस में? जुज़वी तौर पे तो पहुंचेगा, क्योंकि उनके जो सपोर्टर्स टूट रहे थे उनको थोड़ा बहुत तो बयानिया एक मिल गया ना, उनको एक प्रोपेगेंडा मवाद मिल गया कि देखें जी इमरान खान ने भी तो ऐसे फंड्स लिए बाहर के मुल्कों से। अब उसकी टेक्निकल डिटेल्स में बहुत लोग नहीं जाते, बहुत लोग तफसील में ना आर्टिकल्स पढ़ते हैं ना वो कोई तबसरे सुनते हैं, वो तो मोटी बात लीडर की सुनते हैं कि देखें जी इसने गलत काम किया, बाहर से पैसे लिए। अब उन्हें कौन बताए कि बाहर से पाकिस्तानियों ने पैसे दिए, उसकी तफसीलात क्या हैं। लेकिन अगर इमरान खान ने जो फैसला है अदालत में इसको चैलेंज कर दिया और अदालत से उनके हक में कोई फैसला आ गया तो फिर नून लीग को खासा नुकसान होगा। वैसे भी सियासत में देखा गया है कि एक दफ़ा हवा उखड़ जाए तो वो फिर एक दफ़ा कदम आपके उखड़ जाएं और हवा आपके खिलाफ हो जाए तो उसको हवा हक में होने में बहुत टाइम लगता है। नून लीग का जो है वो पीक का टाइम गुजर चुका है, इमरान खान का इस वक्त पीक का टाइम है। जो भी इलेक्शन का मुकाबला होगा, पीपल्स पार्टी को ये उम्मीद थी कि शायद 20-25 सीटें हम भी निकाल लें पंजाब से, वो उम्मीद तो बिल्कुल दम तोड़ गई है। वो तो यहाँ से जरदारी साहब दुम दबा के भाग गए और जाके दुबई में बैठ गए हैं। वो जो प्लानिंग थी कि बिलावल को वजीर आजम बनाएंगे, 20-25 सीटें जो हैं पंजाब से भी ले लेंगे, उसका तो कोई चांस नजर नहीं आता। अलबत्ता मुकाबला जो है
वो इमरान खान और नवाज शरीफ का। अगर नवाज शरीफ आ जाते हैं पाकिस्तान में तो इलेक्शन मुहिम में जान पड़ जाएगी और उनके जो वर्कर्स हैं उनमें जोशो खरोश बढ़ जाएगा जी। लेकिन अगर वो नहीं आते फिर तो इनका हाल बहुत ही खराब है, क्योंकि लाहौर जैसे शहर में ये 15-15, 20-20 हजार की लीड से इलेक्शन हारे हैं, जो कि बहुत ही ताज्जुब खेज बात है, जबकि पूरा माहौल इनके हक में था ज़िमनी इलेक्शन में। सर थोड़ा सा मैं पीटीआई के बारे में भी जानना चाह रहा हूँ। नून लीग की काफी डिटेल में बात हो गई है। पीटीआई को हम एक तरफ देखते हैं कि वो कहते हैं जी ये ममनुआ फंडिंग केस आने के बाद हमारी जीत हुई है, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम इसको सुप्रीम कोर्ट में लेकर जाएंगे मामले को। फिर एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने भी इलेक्शन कमीशन पर जो अदम एतमाद का इजहार किया है, लेकिन जब कल दरखास्त जमा करानी थी तो वो इलेक्शन कमीशन के गेट पे जाकर उन्होंने सिर्फ यादाश्त जमा करा दी। इसकी क्या वजह है? इस वक्त पीटीआई क्या बुगलाहट का शिकार है? नहीं, बुकलाहट तो आप नहीं कह सकते, लेकिन उनको एक सेटबैक तो हुआ है। जो ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आया, एक तो फॉरेन फंडिंग का इल्जाम तो खत्म हो गया, अब तो है कि ममनुआ फंडिंग हुई है, यानी आप फर्द से पैसे ले सकते हैं, कंपनी से नहीं ले सकते हैं। तो इन्होंने कंपनी से पैसे लिए, मगर उनका मौक़िफ़ ये है कि उस वक्त जो है ये लॉ नहीं था, आप कंपनी से भी ले सकते थे। बहरहाल इसकी बहुत सी टेक्निकल डिटेल्स हैं। 20-25 लोग जो हैं वो वीडियो अपनी नशर कर चुके हैं कि जनाब मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं फला जगह का रहने वाला हूँ, मैंने पैसे भेजे, मुझे भी ममनुआ फंडिंग में शामिल कर लिया है। किसी ने $50, किसी ने $100, छोटी छोटी अमाउंट्स हैं। लेकिन ये चाहते हैं कि मजीद इलेक्शन कमीशन को एंटागनाइज ना करें, उससे महाजराई ना करें, इससे इनको ज़्यादा नुकसान होगा। इसलिए कोई ऐसी राय सामने आई कि आप उनके खिलाफ रेफरेंस दाखिल ना करें, क्योंकि जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाएगा ज़रूरी नहीं है कि, आम तौर से यही होता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपने देखा था काजी फायज ईसा का भी मामला गया था, तो वो दोबारा सुप्रीम कोर्ट में चला गया और वहां से वो जो है वो क्लियर हो गए। तो इस तरह ये मामला किसी नतीजे पे शायद ना पहुंचे और आपको ही नुकसान हो, तो इसलिए इन्होंने मसलहत का जो तकाजा था सामने रखते हुए वहां से अपनी वो रेफरेंस उसके खिलाफ दाखिल नहीं किया, सिर्फ याददाश्त दे दी। अलबत्ता ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर प्रेशर तो रखेंगे, मीडिया में उसके खिलाफ बातें तो करते रहते हैं और किसी हद तक ये हक बजानी भी हैं, क्योंकि अब तक इलेक्शन कमिश्नर ने जो भी फैसला किया है वो इनके खिलाफ ही किया है। अगर तो कोई वो ऐसा कोई रवैया रखते कि जो बैलेंस होता तो शायद उनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा होती, लेकिन जिस तरह वो उनके बारे में इल्जामात हैं, या तो वो खुद से इस्तीफा दे के अलग हो जाएं। बहुत ऑनरेबल आदमी तो वही होता है जब ज्यादा मुतनाज़े हो जाए तो वो अलग हो जाए, लेकिन वो अलग नहीं हुए। अब वो चाहते हैं कि अपनी सीट पे कायम रहें। पीटीआई भी ये समझती है कि इनको ज्यादा अगर हम इनसे महाजराई करेंगे तो हमें शायद ज्यादा नुकसान हो। जहां तक पीटीआई के अंदरूनी मामलात हैं, ज्यादा नुकसान हो सकता है महाजराई करने का। ठीक है अदनान अल साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ी डिटेल में समझाया भी और ये बताया भी कि किस तरीके से इस वक्त जो सिचुएशन है पॉलिटिकल वो चल रही है, जो मामला चल रहे हैं और क्या हो सकता है आने वाले वक्त में, किसके लिए क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो ये अदनान अल साहब तज्ज़ियाकार, सीनियर तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, इस पर गुफ्तगू हो रही थी सियासत पर। लेकिन एक और बच्चा है जो बड़ा टैलेंटेड है, उससे आपकी मुलाकात करवानी है, वो दिखाते हैं। सुबह कॉलेज, फिर एकेडमी और उसके बाद छुट्टी के दिन भी रेडी पर फ्रेंच फ्राइज बेचना, ये हम जिसकी बात कर रहे हैं पेशावर से इनका ताल्लुक है और इनका नाम है मोहिबुल्लाह। मोहिबुल्लाह का यही मामूल है, इसी तरीके से वो अपनी रोज़ाना उनका रूटीन जो है वो यही है, सुबह स्कूल जाना और उसके बाद फिर एकेडमी जाना और उसके बाद छुट्टी हो भी जाए तो उसके बाद फ्रेंच फ्राइज जो है वो मुख्तलिफ बच्चे उनके पास आते हैं और वो उनसे फ्रेंच फ्राइज खाते हैं। लेकिन इनकी खास बात क्या है? इल्म की जुस्तजू और फिर खासतौर पर मेहनत और लगन जब हम देखते हैं तो मोहिबुल्लाह इसके लिए खासतौर पर बड़ी मेहनत कर रहे हैं कि वो तालीम भी हासिल करें और ख़ासतौर पर मेहनत भी करें अपने पैसे कमाने के लिए, और फिर साथ साथ में इतनी छोटी सी उम्र में वो एक मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। तो मोटिवेशनल स्पीकर की एक लाइफ बड़ी डिफरेंट होती है, क्योंकि लोग उनको सुनते हैं, उनसे इंस्पिरेशन हासिल करते हैं और उनकी बातों पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि हम भी आपकी मुलाकात करवाएं मोहिबुल्लाह से और जानने की कोशिश करें कि वो अपने साथियों को कैसे रहनुमाई करते हैं, उनको कैसे बातें समझाते हैं और फिर उन्होंने अभी तक क्या कुछ सीखा और किस तरह वो अपनी जो तालीम है उसको भी कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। मोहिब, आपको खुशामदीद कहेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। हेलो, आई एम फाइन। मोहिब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप माशाल्लाह तालीम भी हासिल कर रहे हैं, अभी आप कौन से ग्रेड में हैं या आप कॉलेज जाते हैं, क्या करते हैं आप? मैं जो है क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक मैंने पूरी तालीम सरकारी स्कूल से हासिल की है। 9 में 550 में से 501 मार्क्स लिए और वो भी सरकारी स्कूल से। मैं जो है अभी फर्स्ट ईयर में हूँ, 10 का रिजल्ट पेंडिंग में है।
जब 10 का रिजल्ट आ जाए तो उसके बाद इंशाल्लाह कॉलेज को ज्वाइन करूँगा। इंशाल्लाह उसके बाद आप कॉलेज भी ज्वाइन करेंगे, ज़रूर ज्वाइन करेंगे। माशाल्लाह आप इतने लाइक भी हैं। तो मुझे ये बताएं कि ये मोटिवेशनल स्पीकर बनना फिर कैसे ख्याल आया, या आप जो है वो जब स्कूल में थे तब भी मोटिवेशनल स्पीकिंग करते रहते थे, ऐसा है? जी जी, जब मैं 6 साल का था तो मैं अपने वालिद साहब के साथ खड़े होकर फुटपाथ पर उसके साथ चिप्स बेचता था। तो उस वक्त मेरे बड़े भाई के साथ एक सिंपल मोबाइल था। वो उस वक्त पर हमाद साहब का मोटिवेशनल स्पीचेस देखता था। तो उस दिन मैं अपने भाई के साथ बैठ कर उसने हमाद साहब का एक लेक्चर लगाया था जिसमें वो सॉफ्ट स्किल्स के बारे में स्किल्स देता था और नॉलेज देता था। तो मैंने भी अपने बड़े भाई को कहा कि मैं भी एक मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता हूँ। तो मैंने उस दिन से इरादा कर दिया कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर से बढ़कर इंस्पायरेशनल स्पीकर बनूंगा। ये तो बड़ी जबरदस्त बात है। लेकिन तालीम के साथ साथ जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं कि आप अपने भाई के साथ खड़े होते थे और फ्रेंच फ्राइज भी बेचते थे, क्या अभी भी आप ये काम करते हैं अपने साथ साथ तालीम के साथ साथ? जी जी, मैं अभी स्कूल भी जाता हूँ। पहले जो है मैं सुबह उठकर अपनी नमाज करता हूँ, उसके बाद मैं स्कूल जाता हूँ, उसके बाद मैं आकर अपने वालिद साहब के साथ चिप्स बेचता हूँ, वो भी फुटपाथ पर। उसके बाद मैं स्पोकन यूनिवर्सिटी आकर इधर इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेता हूँ। तो मैं अभी भी अपने वालिद साहब के साथ कभी कभी चिप्स बेचता हूँ। ठीक है, आप वालिद साहब का हाथ भी बटा रहे हैं, तालीम भी हासिल कर रहे हैं, सॉफ्ट स्किल्स के लिए भी जाते हैं, तरबियत भी हासिल कर रहे हैं, सब कुछ आप कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बताएं कि मोहिबुल्लाह, जब हम बात करते हैं ना कि जिंदगी में बहुत सारे इम्तिहानात आते हैं, इम्तिहानात वो वाले नहीं जो स्कूल्स में आते हैं, वैसे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, फिर आगे बढ़ना भी होता है इंसान को। लेकिन लगन और डेडिकेशन जो होती है वो बड़ी ज़रूरी है किसी के लिए भी, चाहे वो तालीम में एक्सेल करना चाह रहा हो या अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहा हो। आपको क्या बातें हैं जो इंस्पायर करती हैं? आपकी इंस्पिरेशन कौन है? आपकी मोटिवेशन आपको किस चीज से मिलती है कि आप जिंदगी में रुकते नहीं हैं, तालीम भी हासिल कर रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं, वालिद का हाथ भी बटा रहे हैं, साथ में तरबियत भी हासिल कर रहे हैं? मुझको सबसे ज्यादा मोटिवेशन अपने वालिद साहब से मिला था, जिसमें उसने एक बात की थी कि मैं नहीं खाऊंगा लेकिन आपको खिलाऊंगा और आप पर लगाऊंगा। इस बात से मुझे और मोटिवेशन मिलती है और मेरे हार्ट में और फीलिंग्स और इमोशंस भी आते हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं और तालीम भी हासिल करूँ और कामयाब तरीन इंसान बनूँ। तो मेरे वालिद साहब मेरे लिए सबसे बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर है। इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे। क्या फ्यूचर प्लान्स है आपके मोहिबुल्लाह? मेरा फ्यूचर प्लान ये है कि मैं एक CSP ऑफिसर बन जाऊं, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म गोल है। लेकिन मैंने अपने लिए एक शॉर्ट टर्म गोल बना लिया है। वो कैसे मैंने बनाया, उसके लिए मैं आर्टिकल्स रीड करता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, उसके साथ साथ मैं अपने सॉफ्ट स्किल्स को भी इम्प्रूव करता हूँ। तो इसी वजह से मैंने अपने लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म गोल बना लिया है। क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त मोहिबुल्लाह। हमारी तमाम दुआएं, एक तमन्नाएं आपके साथ हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे आगे बढ़ते रहें, कामयाब होते रहें। थैंक यू वेरी मच मोहिबुल्लाह, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी इतनी प्योरी हमारे साथ शेयर की। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सुबह सवेरे पाकिस्तान, शाहजेब अहमद के साथ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं एक पाकिस्तानी लड़की से जिन्हें बरतानिया मिडिल ईस्ट का मोटरसाइकिल पर सफर करने का एजाज हासिल है, और स्वात की बाइकर गर्ल जिनका नाम है गुल अफशा तारिक इन दिनों बरतानिया में इन एक्शन है। और कहा यह जा रहा है कि हाल ही में उनके बारे में बताया जा रहा है कि बरतानिया में होने वाले ऐसे इवेंट में उन्होंने शिरकत की है जहां दुनिया भर से मोटरसाइकिल गर्ल्स पहुंची हैं। तो गुल अफशा से हम मुलाकात भी करते हैं और आपकी मुलाकात भी करवाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि गुल अफशा इस वक्त क्या कर रही हैं, कहां पर हैं, किस मुल्क में हैं और कहां का सफर कर चुकी हैं। गुल अफशा, आपको खुशामदीद करेंगे सुबह सवेरे पाकिस्तान में। गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ।
गुलफ्शा, सबसे पहले तो बताइएगा ये मोटरसाइकिल पर बरतानिया और मिडिल ईस्ट का सफर कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? मिडिल ईस्ट काफी मुश्किल है बाइक पे सफर करना। बिल्कुल, मिडिल ईस्ट क्यों मशहूर है ज़्यादा गर्मी की वजह से, तो काफ़ी टफ था मेरे लिए उस ट्रैक में मोटर बाइक चलाना। एक तो हीट बहुत ज़्यादा थी और दूसरी वहाँ पे हमारी जो ड्राइविंग है वो टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है। लेकिन वहाँ के जितने भी लोकल्स बाइकर्स थे, बहरीन के, कतर, दुबई के, उन्होंने काफ़ी सपोर्ट मुझे किया, जिस वजह से मैं अपनी ट्रैवलिंग कर पाई उस इलाके में। अच्छा, उधर आप ट्रैवलिंग कर पाए। लेकिन मुझे जरा बताइएगा, ये बाइक चलाना शुरू कब से की थी आपने? कब बाइक सीखी थी पहली बार? थोड़ी सी हमें जरा स्टोरी बताइएगा। बाइक चलाना मेरा रैंडम प्लान ही था कि एक दिन मैं उठी और मोटरसाइकिलिस्ट बन गई। मेरे फादर जो थे वो ट्रैवलर थे, वो गाड़ी पे घुमा करते थे दुनिया भर, तो थोड़ी सी मुझे जो इंस्पिरेशन थी वो फादर की तरफ से भी थी। फिर उनकी डेथ के बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्लीट की। देन मैंने साइकिलिंग पे वेंचर स्टार्ट किए, फिर उसके बाद मैं पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग की। देन आई मूव टुवर्ड्स मोटरसाइकिलिंग, और मेरी शादी के बाद मैंने उसको प्रोफेशनली स्टार्ट किया। मेरे हस्बैंड ने काफ़ी उसमें मेरा साथ दिया, और फिर मैं प्रॉपरली टूर प्लान करती थी, अक्रॉस पाकिस्तान डिफरेंट एरियाज में गई। देन उसके बाद मिडल ईस्ट को किया, एंड देन उसके बाद इवेंचुअली यूके को मैंने कवर किया है। तो पाकिस्तान के आपने नदर्न एरियाज, बलूचिस्तान के एरियाज, ये तमाम एरियाज कवर किए थे? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह होता था। मेरा पंजाब का टूर होता था, फिर केपीके का, बलूचिस्तान का, सिंध का, तो पूरे वो एक स्केड्यूल होता था। 20 days to 22 days का मेरा ट्रिप होता था, जिसमें नॉर्थन एरिया में जो खुंजराब पास है वहाँ तक वो पूरा एक्सप्लोर कर चुकी हूँ। गीजर का इलाका, शंदूर का इलाका, अपर दीर का इलाका, ये सारा मैंने अपनी मोटर बाइक पे कवर किया, और ये काफ़ी सालों से मैं कर रही हूँ लगातार। तो जी बिल्कुल। फिर मुझे ये जरूर बताइएगा, पाकिस्तान में आपने तमाम एरियाज जो है वहां पर बाइक पे ट्रैवल किया, फिर दुनिया भर में अब आप मिडिल ईस्ट और बरतानिया में आई थिंक इस वक्त हैं और मुस्तकिल बाइक पे ट्रैवल कर रही है। कैसा एक्सपीरियंस है आपका मुख्तलिफ ममालिक का? कितने ममालिक अब तक आप जो है वो सफर कर चुकी है वहां पर मोटरसाइकिल पर? पाकिस्तान से बाहर निकलना जो एक मेरा था, वो मेरा यही ड्रीम था बचपन से कि मैं दुनिया को मोटर बाइक पर एक्सप्लोर करूंगी और अपनी फैमिली के साथ करूंगी। मेरी अभी 2 months की एक बेबी भी है, और मेरे हस्बैंड भी हैं जिसके साथ हम लोग मिलके ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर से निकलना, क्योंकि पाकिस्तान की जो रोड कंडीशन है, वेदर कंडीशन है, जो फैसिलिटीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल हैं वो बाहर उस तरह से अवेलेबल नहीं होती। लैंग्वेज बैरियर होता है, आप पार्किंग का आपको इशू होता है, ड्राइविंग का इशू होता है। तो बड़ा एक अजीब सा मेरे लिए वो स्टार्टिंग में था, जब मैंने दुबई में या बहरीन में अपनी बाइकिंग स्टार्ट की थी, और उसके बाद इवेंचुअली जब यूके में आई हूँ, तो यूके का एटलीस्ट इतना मुझे सहूलत थी कि हमारा जो ड्राइविंग स्टाइल है वो एग्जैक्टली पाकिस्तान की तरह था, तो मुझे ज़्यादा ओपन एक प्लेटफॉर्म। और लैंग्वेज बैरियर का इतना प्रॉब्लम नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, लैंग्वेज बैरियर का तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मुझे प्रॉब्लम नहीं आया, क्योंकि अभी यूरोप के कुछ ममालिक। एक बात मैं आपकी समझना चाह रहा हूँ गुलफ्शा, आप अपनी बेटी का जिक्र कर रही थी, आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल कर रही हैं अभी बाइक पर? 2 महीने से मेंबर्स और भी शामिल हैं इस ट्रिप में? हाँ, रिसेंटली, क्योंकि अभी मेरी बेबी हुई है, फर्स्ट बेबी, तो 2 months से मेरे हस्बैंड और मेरी बेबी पीछे कार पे होते हैं और मैं आगे मोटर बाइक पर होती हूँ। उससे पहले मैं अकेली होती थी, उसके बाद जब हस्बैंड आए तो साथ साथ बाइक पर होते थे। तो अभी थोड़ा सा अपग्रेड कर लिया कि वो गाड़ी पर आ गए, क्योंकि बच्ची अभी काफी छोटी है, लेकिन हम कंटिन्यू किया हुआ है। बहुत छोटी है जी। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपका भी प्लान होगा, और आपकी जो माशाल्लाह छोटी सी बेटी है उसका भी मुस्तकबिल में अपनी अम्मी से इंस्पिरेशन लेने के बाद ही प्लान होगा कि वो भी मोटरसाइकिल पर ट्रैवल करे दुनिया भर में। बिल्कुल इसी तरह है। इनफैक्ट जब वो पैदा हुई थी तो यूके की जितनी बाइकर गर्ल्स हैं उन सब ने ये ट्वीट भी किया था कि ये फ्यूचर की बाइकर गर्ल आ रही है। तो प्लानिंग तो कुछ इस तरह की है, बाकी उसकी अपनी मर्जी है कि उसकी प्लेटफॉर्म या जो भी उसे स्पोर्ट्स होगा हम उसे पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। अच्छा, खास तौर पर मोटर बाइक पर ट्रैवल करना एक खातून के लिए कितना चैलेंजिंग है पाकिस्तान में? क्योंकि हम बहुत सारी मोटरसाइकिल गर्ल से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान से बाहर निकलकर कितना चैलेंजिंग है? और आज आपको बहुत सारी ऐसी खवातीन, बहुत सारी ऐसी लड़कियां सुन रही होंगी जो कि बाइक राइड करती हैं या ट्रैवल करना चाहती हैं, तो मेरे ख्याल में आप उनको थोड़ा सा गाइड भी कर सकती हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर भी कर सकती हैं उनके साथ। पाकिस्तान के अंदर तो इनफैक्ट बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि वहाँ पे अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं आई। हमारे अपने ही जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं या हमारे नेबर्स होते हैं
वो एक्सेप्ट अभी भी नहीं करते। इनफैक्ट मुझे भी एक्सेप्ट अभी तक नहीं करते, जब अभी मैं बाहर भी निकल गई हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ। लेकिन हमें उस चीज़ को अपने ऊपर सवार नहीं करना। जाहिर बात है, आपका पैशन है, आप ट्रैवल करना चाह रही हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और ट्रैवलिंग का एक टूल ही आप मोटरसाइकिल आप समझ सकती हैं इसको। ज़्यादातर जो ख़वातीन पाकिस्तान के अंदर चलाती हैं वो ज़्यादातर ऑफिस जाने के लिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी जाने के लिए वो यूज़ कर रही होती हैं मोटरसाइकिल को। तो इसको अप्रिशिएट करना चाहिए हमारे पेरेंट्स को भी, हमारे जो बड़े लोग हैं उनको अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आजकल की एक ज़रूरत है। जिस तरह पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, तो अभी एटलीस्ट मोटरसाइकिल पे लड़कियों को उन्हें इनकरेज करना चाहिए कि वो अपनी खुद इंडिपेंडेंट हो और अपने काम खुद करें। तो थोड़ा सा है चैलेंज। साथ साथ अगर वो एडवेंचर भी करना चाहती हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे ख्याल में उनको इतनी स्पेस देनी चाहिए हमें अपने मुल्क के अंदर भी, एटलीस्ट कि अपने मुल्क में तो एडवेंचर वो कर सके। एग्जैक्टली देखें, हम लोगों के लिए एक मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि आप ट्रैवल करें, आप लोग वेकेशन लें पूरे साल के अंदर। और मोटर बाइक के ऊपर तो बिल्कुल ही डिफरेंट एक एडवेंचर होता है। तो आई थिंक इसको प्रमोट करना चाहिए, एक हेल्दी एक्टिविटी है। उसके अलावा आप जितना ज़्यादा सोशल मीडिया पे पाकिस्तान को प्रमोट करेंगे, उतना ज़्यादा इंटरनेशनल टूरिज्म पाकिस्तान में आएगा। अभी इसी ईयर हम लोग 20 गर्ल्स यूके मोटरसाइकिलिस्ट गर्ल्स आ रही हैं पाकिस्तान एक्सप्लोर करने के लिए बाइक्स पर। तो इन चीज़ों को बहुत फ़र्क पड़ता है, इससे पाकिस्तान की इकोनॉमी में भी इवेंचुअली इफेक्ट होगा अगर आप अपने ही लोगों को प्रमोट करना शुरू करेंगे। इमेज पाकिस्तान का जाता है दुनिया भर में। बिल्कुल इसी तरह है। और अभी हम देख भी रहे थे नदर्न एरियाज में हमारे मुख्तलिफ जो बाइकर्स हैं उनके पास आते हैं, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं मुख्तलिफ ममालिक से और यहाँ के नदर्न एरियाज का विजिट करते हैं। गुलफशा, थोड़ा सा ये बताइएगा, जब आप बाइक पर ट्रैवल करती हैं, मोटरसाइकिल पर ट्रैवल करना आई नो बड़ा चैलेंजिंग इसलिए भी है कि आपको मोटर बाइक के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। कहीं पर मोटर बाइक ख़राब हो जाती है, कहीं पर फंस जाती है, कहीं पर कोई और प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके बाद आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपको अपनी बाइक को फिक्स कैसे करना है। तो आप अपनी बाइक के बारे में कितना कुछ जानती हैं? बिल्कुल, इनफैक्ट पाकिस्तान के अंदर रहते जानती होंगी बहुत कुछ। बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर रहते हुए तो आप ज़्यादा उसको नहीं स्टडी कर पाते, क्योंकि आप लोगों को जीटी रोड पे आपको अलाउ होता है मोटर बाइक चलाना, और वहाँ पर थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको टायर रिपेयरिंग या आपको पेट्रोल पंप मिल जाता है, कोई हेल्प आउट बंदा मिल जाता है कि आपकी बाइक को वो कर सकते हैं, आप वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। नॉर्थन एरिया में थोड़ा प्रॉब्लम होता था, गाड़ियां भी बीच में आ जाती हैं जीटी रोड पे गुलफशा। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह, थोड़ा टफ भी है चलाना, लेकिन आपको ये है कि आपको सपोर्ट मिलती है। लेकिन जब आप इंटरनेशनली ट्रैवल करते हैं, मिडिल ईस्ट हो गया, यूके हो गया, यूरोप का इलाका हो गया, यहाँ पे आपको फिर सपोर्ट के लिए यू हैव टू कॉल समबडी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मुझे सपोर्ट थी कि मुझे बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी जब मैं ट्रैवल करती थी। आप आखिर में ये ज़रूर बताइएगा गुलफशा, जब आप ट्रैवल करती हैं मुख्तलिफ ममालिक में, लोगों का रिएक्शन आपको देखने के बाद क्या होता है? यानी कि पाकिस्तान से एक मोटरसाइकिल गर्ल वहाँ पर पहुँची हैं, मुख्तलिफ जगहों का विजिट कर रही हैं, वो आपको कैसे वेलकम करते हैं और किस तरीके का उनका रिएक्शन होता है? मैं खुद शॉक्ड हूँ, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में रहते हुए एक बड़ा परसेप्शन बना हुआ है कि बाहर आप जाएंगे तो आपको वेलकम नहीं किया जाता, सब लोग बिजी होते हैं, बट इस तरह का नहीं है। जब भी किसी को पता चलता है कि ये पाकिस्तानी बाइकर है तो वो मुझे अपने घर लेके जाते हैं, मुझे खाना भी ऑफर करते हैं और मुझे अपना लोकल एरिया भी दिखाते हैं। इनफैक्ट उसी तरह जिस तरह पाकिस्तान में कोई बाहर से टूरिस्ट आता है, तो खासकर यूके के बहुत सारे इलाके हैं, साउथ इंग्लैंड का पार्ट है मेरा, अपर स्कॉटलैंड का पार्ट है, जहाँ पे मैं मंथ्स रही हूँ और विदाउट एनी उन्होंने मुझे चार्ज किए अपनी जगह पे रखा और मुझे घुमाती थी वहाँ की लोकल बाइकर्स। तो एक बड़ा एक वेलकमिंग चीज़ थी और वो लोग भी बहुत खुश होती थी पाकिस्तान के बारे में सुन के, जान के, देख कर। जितनी मैं डॉक्यूमेंट्रीज बनाती हूँ वो मैं उन्हें दिखाती थी, तो उनका भी एक परसेप्शन चेंज होता था कि नहीं, पाकिस्तान भी अभी डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, वहाँ पे भी पढ़े लिखे लोग हैं और टूरिज्म की भी बहुत सारी जगह। आप साथ साथ डॉक्यूमेंट्रीज भी शूट कर रही हैं मोटरसाइकिल पर सफर करते हुए? बिल्कुल, मेरे हस्बैंड फिल्म मेकर हैं तो वो डॉक्यूमेंट्री बना रहे होते हैं, मैं पूरा स्क्रिप्ट लिखती हूँ और फिर हम उसको सोशल मीडिया पे रिलीज करते हैं। तो हम प्रॉपरली इसको लेके चल रहे हैं ताकि हम जहाँ भी अब मैं पूरी कहानी समझ गया हूँ आपकी गुलफशा। अब मुझे पूरी स्टोरी समझ आ गई है कि ये बाइक पे ट्रैवलिंग होती है और साथ साथ डॉक्यूमेंट्रीज तैयार होती हैं, और यकीनी तौर पर हम आपकी डॉक्यूमेंट्री जरूर देखेंगे भी, बड़ी इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि जिस तरह से आपकी इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आप ट्रैवल कर रही हैं, हम उम्मीद करते हैं आगे भी आपके जो प्लान्स हैं आप वो मुकम्मल करने में कामयाब हो। आखिर में कुछ कहना चाहती हैं, कोई मुस्तकबिल का प्लान हमारे साथ शेयर करना चाहती हैं?
मुस्तकबिल का प्लान यही है, मेरा मकसद यही है, मैं दुनिया के हर मुल्क में जाऊंगी और पाकिस्तान का झंडा लहराऊंगी। डिफरेंट इवेंट्स, डिफरेंट रैलीज, डिफरेंट वर्ल्ड रिकॉर्ड्स अटेम्प्ट में मैं हिस्सा करती हूँ। और अभी इंशाल्लाह अमेरिका का मेरा प्लान है, यूके कंप्लीट करने के बाद मेरा थोड़ा सा रह गया है। अभी यहाँ पे भी एक मोटर बाइकिंग शो है जहाँ पे मैं एज अ गेस्ट स्पीकर हूँ। उसके बाद मैं अमेरिका जाऊंगी एंड देन कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया का मेरा प्लान है। तो ये जब पूरा सारा कवर होगा देन मैं कम बैक करूंगी पाकिस्तान के अंदर, और जितना ज्यादा टूरिज्म को प्रमोट कर सकूँ मैं करूंगी इंशाल्लाह। जितना टूरिज्म प्रमोट कर सकती हैं आप करेंगी। थैंक यू वेरी मच गुलफशाह, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके, आपसे यकीनी तौर पर आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है और हम उम्मीद करते हैं जैसे कि आपका ट्रिप अभी जारी है, ये चलता रहे, आप मुख्तलिफ ममालिक में ट्रैवल करती रहें और सेफली ट्रैवल करती रहें और पाकिस्तान का नाम तो रोशन कर रही हैं। आपका जो एक्सपीरियंस है वो इंशाल्लाह आपकी बेटी के लिए भी बहुत इंस्पायरिंग होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस, बहुत अच्छा लगा आपसे मुलाकात करके। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और एक और सेगमेंट है जो हमें शामिल करना है, एक और सेगमेंट के बारे में बातें करनी है, कुछ जो सेहत से मुतालिक है और हमारी मामूलाते ज़िंदगी में शामिल है कि हम जो है वो मुख्तलिफ वेदर कंडीशंस में मुख्तलिफ सेहत के प्रॉब्लम्स हो जाते हैं और इस हवाले से बात भी करते हैं। अभी हम वेदर के बारे में बात करेंगे, वेदर कंडीशंस पाकिस्तान में, खासतौर पर कराची में मुख्तलिफ सिस्टम्स हम देख रहे हैं कराची में दाखिल होते हुए और वो कितने ख़तरनाक हैं। क्या कुछ मॉडरेट रेनफॉल होने वाली है, कुछ हल्की बारिश होने वाली है, कुछ तेज़ बारिश होने वाली है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे जो वेदर जवाद मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम मुलाकात करते हैं और बात करते हैं। जवाद भाई खुशामदीद करेंगे आपको सबसे पहले पाकिस्तान में। जवाद भाई क्या होने जा रहा है, आप जिक्र कर रहे थे कुछ दिनों पहले भी कि कराची में कोई सिस्टम दाखिल होने वाला है। आज सुबह तो हम धूप देख रहे थे, लेकिन क्या ये धूप बादलों में तब्दील होने वाली है? जी अस्सलाम वालेकुम शाजिब भाई, आपको और पूरी टीम को। शाजिब भाई, जिस तरह हमने बताया था कि ये जो सिस्टम है ये वीक टू मॉडरेट इंटेंसिटी का है और स्पेसिफिकली अगर कराची की बात की जाए तो कराची में कल से ही जो है वो विंड डायरेक्शन थोड़ी सी चेंज हो गई है, सी ब्रीज रुक गई है, गर्मी और हब्स की जो शिद्दत है वो बातदरीज बढ़ रही है। आज जो है वो सिचुएशन कुछ इस तरीके से है कि शहर से दूर लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज हो सकती हैं, जबकि दोपहर या शाम के टाइम पे या मैक्सिमम रात के टाइम पे जो है वो शहर में हल्की फुल्की एक्टिविटीज ही रहेंगी। ज़्यादातर जो है वो धूप रहेगी, थोड़ा सा हब्स रहेगा और लेट आफ्टरनून और शाम में जो है वो शायद थोड़े बहुत ड्रिजल और लाइट शावर्स पॉसिबल हैं। क्योंकि सिस्टम वीक है तो शहर पे जो है वो उस हिसाब से इतना असरअंदाज नहीं होगा आज के लिए, जबकि कल 6 और 7 तारीख को जो है वो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शहर में जो है वो लाइट टू मॉडरेट शावर्स के ज़्यादातर बेहतर चांसेस रहेंगे और कुछ आइसोलेटेड पॉकेट्स में जो है वो थोड़ा सा शॉर्ट मॉडरेटली हैवी अगर स्पेल थोड़ा बहुत हो गया तो हो गया, वरना ओवरऑल लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज ही हैं 6-7 तारीख तक। 6-7 तारीख तक लाइट है, लेकिन आप जिक्र कर रहे थे एक और सिस्टम भी दाखिल होगा उसके बाद शायद 11 तारीख के अराउंड। जी बिल्कुल शाजिब भाई, 10 तारीख की शाम या रात से और 11-12 तारीख से जो है ये जो दूसरा सिस्टम है ये सिंध पे असरअंदाज होना शुरू हो जाएगा, जिसमें फिलहाल यही नजर आ रहा है कि कराची समेत सिंध के काफी सारे एरियाज में, बलूचिस्तान रीजन में जो है वो अच्छी बारिशें हो सकती हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा जो है ये मीडियम रेंज पे है। हर गुजरते दिन के साथ आपको पता है कि इसमें चेंजेस आती हैं, तो फिर इंशाल्लाह मजीद जो है इसके बारे में फिर इन नियर फ्यूचर इसके बारे में भी बात करेंगे। अच्छा, थोड़ा सा बाकी शहरों के हवाले से बताइएगा, अगर नदन एरियाज की बात करें या पंजाब की बात करें, वहां पर सूरत हाल क्या रहेगी मौसम की? नॉर्दर्न एरियाज में और पंजाब में जो है वो इसी तरीके से है, क्योंकि अब मानसून का जो एक्सिस है वो आहिस्ता आहिस्ता साउथ यानी कि सिंध की तरफ मूव कर रहा है, तो उन एरियाज में जो है वो बारिशों का जोर थोड़ा कम हो जाएगा। रहेंगी अगेन लाइट टू मॉडरेट एक्टिविटीज रहेंगी, कुछ आइसोलेटेड एरियाज में जो है वो थोड़ा सा हैवियर स्पेल हो गया, लेकिन अब ज्यादातर जो एक्सेस है वो सिंध की तरफ है। और अब जो मजीद जो आने वाले सिस्टम्स होंगे थ्रू आउट अगस्त के जो तकरीबन 2.5-3 हफ्ते 4 हफ्ते जो हैं, तो इसका जो बारिशों का और मानसून का जो जोर है वो अब ज्यादातर जो है वो सिंध और फिर उसके बाद बलूचिस्तान की तरफ मूव करेगा, बलूचिस्तान की तरफ मूव करेगा। थैंक यू वेरी मच जवाद ने इस बारे में हमें आगाह कर दिया है कि अभी जो सिस्टम है वो तो कुछ लाइट है, लेकिन आने वाले दिनों में यानी कि 11 तारीख से ये पॉसिबिलिटी है कि जो बारिशों का सिलसिला है ये बढ़ सकता है और इसमें तेज़ी भी आ सकती है। खैर, ये तो हम देख रहे हैं कि मौसम की तब्दीलियां क्या हैं, लेकिन इस वक्त सेहत के हवाले से अगर बात करें, जैसे कि हम जिक्र कर रहे थे पहले कि हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के बारे में नहीं जानते, सही इल्म नहीं रखते और वो जानना बहुत ज़रूरी है।
इसलिए ज़रूरी है कि आपको अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है, और ख़ास ख्याल इसलिए भी रखना है कि फ़िटनेस जो है ना वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। आपकी ज़हनी फ़िटनेस भी ज़रूरी है और जिस्मानी फ़िटनेस भी ज़रूरी है। तो ख़ास तौर पर पानी पीना सेहत के लिए मुफीद है, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन पानी पीने का सही वक्त क्या है? खाना खाने से कितनी देर पहले हमें पानी पीना चाहिए? खाना खाने के बाद कितनी देर बाद पानी पीना चाहिए? ये सब बातें जानना भी बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ दही का अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, कभी रात में, कभी सुबह में, कभी दोपहर में खाने के साथ, कभी रात में खाने के साथ। क्या रात को दही का इस्तेमाल करना ठीक है, गलत है? बहुत सारी बातें जो हम जानना चाह रहे हैं। दूध का इस्तेमाल कब करना ठीक है? सुबह पीना बेहतर है या शाम में या रात में? और इन सारे सवालात का जवाबात जो है वो हमें मिल सकते हैं सिर्फ एक ही हमारे पास जो होती हैं हमेशा हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत डॉक्टर सहर जावेद साहिबा, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहिबा खुशामदीद करेंगे आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। डॉक्टर साहिबा, पानी का इस्तेमाल इंसानी सेहत के लिए कितना मुफीद है, सबसे पहले तो ये बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप अपने इम्यून सिस्टम की बात कर लें, आपका वन ऑफ द जो पहला बैरियर होता है आपका सलाइवा, आपकी थूक, ये आपके इम्यून सिस्टम का बैरियर है। इन्फेक्शंस को, ये जो आपका म्यूकस बनता है आपकी कैविटीज में, आपकी ईयर की कैविटी में, आपकी नेजल कैविटी में, ये सारे तभी बनेंगे जब आपकी बॉडी जो है वो वेल हाइड्रेटेड होगी। आपका जो डाइजेशन का सिस्टम है, जो आपकी आंतें हैं वो यूज करती हैं आपके पास पानी को। आपका जिस्म से जो वेस्ट है, एक्सक्रीटा है, वो तब निकलेगा किडनी से जब पानी आपके पास वाफिर मिकदार में मौजूद होगा। आपका ब्लड ठीक तरह तब फ्लो करेगा, 90% ऑफ इट इज वाटर, ऑक्सीजन ठीक तरह कैरी करेगा जब आपके पास जो पानी है वो सही अमाउंट में होगा। आपकी जो ब्लड की विस्कोसिटी है वही सही नहीं हो सकती है। आपको ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है बगैर किसी वजह के, जरूरत से ज्यादा अगर आप डिहाइड्रेटेड होंगे। ब्रेन कितने सारे हिस्सों को ये पानी आपके पास प्रोटेक्ट करता है, डिक्रीज अटेंशन, फोकस, मेमोरी, ये सारे प्रॉब्लम्स आपके पास होते हैं इफ यू स्टार्ट सेइंग डिहाइड्रेटेड। तो पानी इज इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। आप इम्यून सिस्टम की बात करें, डाइजेशन की बात करें, स्किन आपका डिफेंस सिस्टम है। अगर आपकी स्किन डिहाइड्रेट हो जाएगी, उस पर रिंकलिंग आ जाएगी, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और इन्फेक्शंस जो हैं वो इजीली पेनिट्रेट कर जाएंगे। तो वाटर इज द एसेंशियल ऑफ लाइफ। यू कैन नॉट गो विदाउट वाटर, वरना बीमारियां ही बीमारियां होंगी, आप सर्वाइव ही नहीं हम कर सकते। अच्छा, ये तो पानी के फ़वाइद हो गए, लेकिन पानी पीना किस वक्त पीना बेहतर है? डॉक्टर साहबा, ये भी इंपॉर्टेंस रखता है कि खाने से कितनी देर पहले हमें पानी पीना है, या सुबह उठकर हम अक्सर कहते हैं कि निहार मुँह पानी पीना बहुत ज़रूरी है, या रात को सोने से कितनी देर पहले पानी पीना ज़रूरी है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, सुबह उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने पीनी होती है वो डेफिनेटली हमने पानी ही पीनी होती है, ताकि हमारी जो थर्मो रेगुलेशन है, बॉडी का टेम्परेचर, वो भी स्टार्ट हो जाए। और ये आपकी बॉडी को सुबह सुबह डिटॉक्स करता है, टॉक्सिन्स आपके फ्लश आउट करता है। और अगेन, आपने पूरी रात इतने घंटे पानी नहीं पिया होता तो बॉडी थोड़ी सी डिहाइड्रेटेड स्टेट में होती है। सुबह उठते ही उसको रिहाइड्रेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपकी जो फंक्शंस है, जितने भी ऑर्गन्स हैं, उनकी जो फंक्शनिंग है वो रेगुलेट हो जाएगी, वो साइकिल नॉर्मल तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। आपने पानी पीना है, रात को सोने से बिल्कुल पहले पानी पीने को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करती। आपने सोने से घंटा डेढ़ पहले, 2 पहले पानी पी लें। आपका जो ब्लडर है वो एक टाइम पे 1.5 to 1.6 कप्स ऑफ वाटर जो है पानी होल्ड कर सकता है। उसके बाद फिर उसमें रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे, आपको यूरिनेशन का रिफ्लेक्स होगा। अगर आप सोने से बिल्कुल पहले पानी पिएंगे, ऑफकोर्स ब्लडर ने खुद को एम्प्टी करना होगा, ये आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप को अफेक्ट करेगा। और जितनी बार आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अफेक्ट होगी, आपकी बॉडी, आपका हार्ट, जिसको उस टाइम और हाजमे का सिस्टम रेस्टिंग मोड होना चाहिए, वो रेस्टिंग मोड से ऊपर जाएगा। खाने के बीच में और खाने के बाद में बिल्कुल भी पानी नहीं पीना चाहिए। पानी हमेशा खाने से 20 से 25 मिनट पहले पीते हैं। अगर आप खाने के बीच में पानी या कोई भी लिक्विड लेंगे तो वो आपके खाने के डाइजेशन के प्रोसेस को हैम्पर करेगा। अगर आप बाद में भी लेंगे पानी या कोई भी लिक्विड, तो वो भी आपके डाइजेशन के प्रोसेस को हैम्पर करेगा। हमारे यहाँ पानी तो अलग चीज है, हमारे यहाँ तो खाने के साथ साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स पी जा रही होती हैं, और ये कहा जाता है कि इसके बगैर तो खाना हमें हजम ही नहीं होता है, हमारे अंदर जाता ही नहीं है खाना। हमारे यहाँ पे तो लोग जिनको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो, वो उल्टा शुगरी और एसिडिक ड्रिंक्स, कार्बोनिक एसिड वाली ड्रिंक्स लेते हैं और कहते हैं कि हमारी एसिडिटी इससे कम होती है। तो दिस इज एन एब्सोल्यूट मिथ। मिथ क्या, ये जान के लिए और सेहत के लिए खतरनाक है। इनफैक्ट अगर आप खाने के साथ सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते रहेंगे तो डाउन द रोड जब आप लेट 40s-50s में जाएंगे, आप गर्ड और एसिडिटी के पेशेंट्स बन जाएंगे। लिक्विड को मील से दूर रखते हैं, और इससे फायदा एक तो ये भी होता है कि आपका जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो भी शुरू में अच्छा हो जाता है। थोड़ी सी आपकी जो एपेटाइट है वो भी हल्की सी फिल हो जाती है। आप खाना भी हाथ रोक के खाते हैं अगर आप 20-25 मिनट पहले पानी ले लेते हैं, और कोई टाइम नहीं है पानी लेने का। और दिन में 2.5 से 3 लीटर पानी जो है आपको जरूर पीना चाहिए। यहाँ पर मैं एथलीट्स की बात नहीं करी, उन लोगों की बात नहीं करी जिनका एक्टिविटी लेवल बहुत ही ज्यादा है, उनके लिए डेफिनेटली पानी की रिक्वायरमेंट्स और ज्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन दी अमाउंट ऑफ फ्लूइड जितना वो स्वेट कर रहे हैं, लॉस हो रहा है उनका जितना यूरिन में, स्वेट में।
अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत सारी मिथ्स होती हैं, बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे वालिदैन, हमारे बड़े हमें बता रहे होते हैं। ये दही खाने के हवाले से बहुत सारी बातें हम सुनते आए हैं, बचपन से सुनते आए हैं। जरा इसके हवाले से बताइएगा कि दही खाने का क्या कोई सही वक्त है, या ये सुबह सवेरे निहार मुंह खानी चाहिए, या रात में नहीं खानी चाहिए? ये तमाम बातें क्या हैं? जी बिल्कुल, दही खाने का एक सही वक्त होता है। और सबसे बड़ी मिथ जो दही के बारे में मैं ब्रेक करना चाहूंगी वो ये करना चाहूंगी कि दही ठंडा करने वाला फूड नहीं है। दही एक्चुअली एक विंटर फूड है जो कि विंटर्स में ज्यादा अप्रोप्रिएट है। एक तो दही को फ्रिज से निकाल के कभी भी नहीं खाना चाहिए। उसकी रीजन ये है, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैं आयुर्वेदा की फर्म बिलीवर हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम की अपनी फायर होती है और दही की जो अपनी तासीर होती है वो फायर होती है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा जेल करती है। जब आप उसको फ्रिज में रखते हैं वो उस फायर के साथ जो है इंटरफेयर करता है। दही को आपने हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर पे खाना होता है, रात को दही को इससे नहीं खाना होता। Contrary to the popular myth, आपके पास दही is harder to digest. It is not easier to digest. रात को along with दही, जैसे बहुत ज्यादा प्रोटीन आपने नहीं लेना, आपने कोई भी ऐसा मील नहीं लेना जो difficult to digest हो। दही हमेशा आपके पास एक मिड मॉर्निंग स्नैक होना चाहिए, या आप लंच की जगह लें। अगर रात को आपने लेना भी है तो कंपैरेटिवली सर्दियों में रात को आप ले सकते हैं। अदरवाइज दही शुड बी अ मिड मॉर्निंग स्नैक। मैंने एक बार छाछ पे एक चैनल पर वीडियो की थी और मैंने उसमें बताया था कि दही का अगर आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर असर हल्का करना है तो उसको पानी के साथ मिक्स करके उसकी छाछ बना दें। उसमें थोड़ा सा दालचीनी, उसमें अदरक, उसमें थोड़ा सा नटमेग पाउडर डाल के, वो आपके पास लाइट और डाइजेस्टिव सिस्टम है। गर्मियों में छाछ ले सकते हैं आप रात को, दही आपने रात को नहीं लेना। दही को मिड मॉर्निंग स्नैक में रखें। इट इज हैवियर टू डाइजेस्ट, नॉट ईजियर टू डाइजेस्ट, बट इट्स अ ग्रेट फूड। अच्छा, दही के बारे में ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि ये हैवियर है डाइजेस्ट करने के लिए दही। और फिर इसी तरह अगर हम दूध की बात करते हैं डॉक्टर साहिबा, तो दूध के हवाले से क्या कहा जाता है फिर? अच्छा, गोज ऑपोजिट। दूध को लेने का बेस्ट टाइम आपके पास रात को होता है। सुबह के टाइम अगर मैं किसी को दूध लेने की इजाजत देती हूँ तो वो सिर्फ बच्चों को देती हूँ, बिकॉज उनका एक्टिविटी लेवल हमसे ज्यादा होता है और वो सुबह के टाइम भी ले सकते हैं। लेकिन खाली दूध भी बच्चों ने सुबह के टाइम नहीं लेना चाहिए। उस दिन भी मैंने बात की थी कि वंस यू हैव क्रॉस द एज ऑफ 18, अपने दूध में 3/4 दूध लिया करें, जितनी भी सर्विंग लेते हैं, और लेना भी रात के टाइम में 1/4 उसमें पानी लिया करें। उस पानी को प्रिपेयर किया करें आप नटमेग में, सिनेमन में, लेमन ग्रास में और मिंट में, ताकि वो आपके हाजमे पर ईजी हो। दूध को रात को मैं इसलिए भी ज्यादा प्रपोज करती हूँ, दूध में आपके पास मैग्नीशियम होता है, रिलैक्सिंग मिनरल है, नींद अच्छी आती है। ट्रिप्टोफैन होता है जिसमें में जाकर सेरोटोनिन बनाता है, अगेन रिलैक्सिंग मिनरल है, बॉडी टेम्परेचर को भी आपके पास रेगुलेट करता है। और लेकिन आपने दूध का इस्तेमाल भी रात को सोने से 2 से 3 घंटे पहले आपने लेना है। दूध फिर आपकी बॉडी में मेलाटोनिन बनाने में भी हेल्प करता है। इट इज अगेन अ रिलैक्सिंग हार्मोन। ये सारी चीजें आपको सोने में बेटर हेल्प करती हैं। और फिर दूध डेफिनेटली आपके पास बहुत सारे मिनरल्स और इलेक्ट्रोलाइट्स में रिच है। पूरे दिन के एक्सर्शन के बाद, पूरे दिन के काम के बाद अच्छी बात है आप अपनी बॉडी को रात को रिजुविनेट कर लें। एंड इफ यू आर बिटवीन 18 to 50 ईयर्स ऑफ एज, जो ये मैंने पानी के साथ का थोड़ा सा पानी के साथ मिक्स करके बनाए ताकि आपको हाजमे का भी प्रॉब्लम ना हो। थोड़ी सी एक टिप दे दूंगी, वो लोग जो ओल्ड एज जिनके पेशेंट्स हैं, बड़ी उम्र के हैं और उनको जिसमें बहुत नकाहत है, उनके लिए एक रेसिपी है। रात के टाइम अपने पेरेंट्स को 2 कप कुक्ड राइस लें और 1 कप जो है फ्रेश वार्म मिल्क लें। इसको थोड़ी देर स्टर फ्राई करें, इसमें 3-4 किशमिश डालें, 1 खजूर डालें, थोड़ी सी दालचीनी, थोड़ा सा नटमेग पाउडर डालें। और अगर आपके पेरेंट्स बहुत बूढ़े और कमजोर हैं, आप उनको डिनर में ये दे सकते हैं। उनके जिस्म में ताकत भी आएगी, उनकी मेमोरी भी इंप्रूव होगी एंड दे विल बी एबल टू स्लीप बेटर। अच्छा डॉक्टर साहब, आखिर में एक छोटी सी बात ये बता दें, आजकल कराची में बारिशों के बाद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई है फ्लू की और खांसी की, और इस वक्त मुझे भी हल्का का फ्लू जो है वो हो रहा है, साथ में खांसी भी हो रही है। एक कावा बनाया जाता है खास तौर पर, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ इस कावे में क्या क्या चीजें शामिल करनी चाहिए कि हमें इससे थोड़ा सा खांसी से रिलीफ मिल जाए? जी डेफिनेटली, डॉक्टर साहिबा को खुद भी हुई थी और 3 दिन वही कावा पी के मैंने अपना इलाज किया है एंड ऑल द सिम्पटम इज गॉन। आपने जब अपना, ये हमें ही बताएं प्लीज अपना सीक्रेट कावा आप। हाँ, मैं बिल्कुल बताती हूँ। तो वैसे जो आपके पास आपको ड्राई करते हैं ना आपके थ्रोट को, अगर आपने बलगम ड्राई करनी हो, ये जो अनियन फैमिली है, प्याज और लहसुन, ठीक है, ये आपके थ्रोट को ड्राई करता है। नॉर्मली लोग ये कावे में करते नहीं है, लेकिन मैंने अपना कावा लहसुन और शहद वाला भी बनाया। इट हेल्प्ड मी। 1 दिन में मेरा सारा स्प्यूटम इट गॉट ड्राइड। अदरक आपके जो बलगम है उसको ड्राई करता है, आपकी थ्रोट को सुकून देता है। ये बहुत अमेजिंग है। आपने अपने कावे में, पानी में आपने 20 से 25 मिनट 1 लहसुन का क्लोव डालना है, इतनी सी आपने अदरक डालनी है और इतनी सी आपने उसमें दालचीनी डालनी है, थोड़ी सी आपने उसमें सौंफ डालनी है, इलायची ऑप्शनल है, आपने डालनी है तो डाल लें। उसको अच्छी तरह पकाएं। पकाने के बाद भी उसको 10 मिनट के लिए ढक दें और उसके बाद कप में 1 टेबलस्पून शहद का डालें। सुकून देगा ये आपकी थ्रोट को। और
और इसमें नींबू निचोड़े, सुकून देगा, बलगम को भी ड्राई करने में मदद देगा, और ये कहवा पी लें। बस हम यही कोशिश करते हैं कि ये जितने लोग आजकल शिकार हो रहे हैं इस खांसी का और इस फ्लू का, वो इस कावे का लाजमी इस्तेमाल करें। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत सारी आपने बातें और बड़ी इन्फॉर्मेटिव बातें बताई। और डॉक्टर साहब हमेशा जब भी आती हैं तो हमें बहुत सारी बातें बताती हैं सेहत से मुतालिक, जो हमारे लिए जानना बड़ी इंपॉर्टेंट, जो रोजाना की जिंदगी है, मामूलात जिंदगी है, उसमें उसको शामिल करना बहुत जरूरी है। उसके बगैर हमारी जो है ना वो सेहत खराब हो सकती है। तो अपनी सेहत को ठीक रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी फिजिकल फिटनेस, इन सब चीजों का हमें ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ख्याल हमें यह भी रखना चाहिए कि इस शो का वक्त खत्म हो गया है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी आप लोगों से पीर के दिन, जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।